हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। एंड दिस इज द नेक्स्ट क्लास ऑफ आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ DSSB PRT पार्ट बी। सो ये आपकी 28th क्लास है और इसमें अगेन हम 10 क्वेश्चंस को लेंगे। 15/11/2019 की शिफ्ट के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड द रूल इज सेम कि आप लोग साथ साथ आंसर कीजिए। आज के क्वेश्चंस थोड़े से लिटिल बिट डिफिकल्ट भी हैं और थोड़े से नए क्वेश्चंस हैं आई थिंक, क्योंकि मतलब थोड़ा सा आपने चीज़ें पढ़ी हुई होंगी लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे से प्रेजेंट किया हुआ है, या कह सकते हैं कि थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह के क्वेश्चन आज के हैं, तो चैलेंजिंग से क्वेश्चन हैं, तो प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम्स दैट कैन बी अचीव्ड बाय द टीचर इन द क्लासरूम बाय यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। यानी कि कौन से सकारात्मक परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं सहकारी अधिगम विधि के द्वारा। कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स आप सभी ने सुने होंगे, कोऑपरेशन के थ्रू, यानी कि हम बेसिकली एक टास्क को जो है कोऑपरेशन के थ्रू कंप्लीट करते हैं। तो हमने सुना है कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन का नाम, हमने दोनों ही चीजें सुनी हुई है, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ग्रुप लर्निंग होती है, और ग्रुप लर्निंग का मतलब ये है कि हम दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझ रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव को भी ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जब हम दूसरों के साथ आप लर्निंग करते हैं। सो फर्स्ट है एजुकेशनल बेनिफिट्स की, इससे हमें शैक्षणिक लाभ प्राप्त होता है। सेकंड, सोशल डेवलपमेंट की, हमारा सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट है बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, मतलब मैं नहीं कह रही सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंसाने वाले हैं। ओके, तो वो भी मिलेंगे आपको। तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है भाई, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड का मतलब हमने ये कोऑपरेटिव मींस कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन करेंगे, सहकारी उसमें करेंगे, तो ऑब्वियसली वहां पर सोशल डेवलपमेंट होगी। सोशल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई बच्चा जो है, क्योंकि एक समाज में रहता है, समाज में लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वो सामाजिक प्राणी बनना सीखता है, कि आपको दूसरों को भी समझना है, दूसरे आपको समझेंगे, आप दूसरों को भी बोलने का मौका दें और दूसरों के साथ आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें। तो एजुकेशन बेनिफिट्स तो है ही, सोशल डेवलपमेंट भी होगा, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होती है, अंतर व्यक्तिक संबंध, यानी कि एक दूसरे के संबंध जो है वो सुधर जाते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही यहाँ पर करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मेथड ऑफ टीचिंग डज द स्टूडेंट डिस्कवर और रिप्लेस द इन्वेंटर। तो यहाँ पर ये है कि किस विधि में विद्यार्थियों को खोज, ये थोड़ा सा हिंदी में गूगल ट्रांसलेट थोड़ा गड़बड़ करता है, ये ठीक कर दिया मैंने। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है किस मेथड के अंदर जो है स्टूडेंट खुद डिस्कवर करता है या फिर इन्वेंटर बन जाता है एक तरह से, ठीक है, मतलब आविष्कारक के स्थान पर रखा जाता है। कहने का मतलब है कि उन्होंने कुछ इन्वेंट किया है, उन्होंने कुछ डिस्कवर किया है, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड की यहाँ पर बात हो रही है, डिस्कवरी अप्रोच की यहाँ पर बात हो रही है। तो बताइए क्या होगा, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्लेवे मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोजेक्ट मेथड। ओके, देखो ये मैंने काफी बार आपको ह्यूरिस्टिक के बारे में बताया था, प्लेवे, ये सब आपको मेथड्स पता है। तो क्वेश्चन को समझ के आपको जस्ट मेथड के बारे में भी समझना है कि ये किस मेथड की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए ह्यूरिस्टिक का मतलब बेसिकली डिस्कवरी होता है, और इसके कुछ प्रिंसिपल शामिल होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस एंड लॉजिकल थिंकिंग की चीजें होती हैं। यानी कि यहाँ पे बच्चा आविष्कारक भी होता है, यहाँ पर उनको फुल फ्रीडम मिलती है कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और जो प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्स हैं, यानी कि जो सिद्धांत या जो भी फैक्ट उनके सामने आते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर सकते हैं, या फिर अगर उनको कोई नई चीज मिलती है तो उसका आविष्कार भी वो कर सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू। तो ह्यूरिस्टिक इज ए डिस्कवरी अप्रोच, ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड इसका बिल्कुल करेक्ट मेथड होगा। प्ले वे तो आपको पता ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जस्ट हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेंट समथिंग। और प्रोजेक्ट मेथड जो है, इसमें एक प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, तो यहाँ पर ह्यूरिस्टिक में डिस्कवरी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस ऑफ पीस ओरिएंटेड पेडागोजी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा DSSB ने अजीब दिया है, मेरे को जितना, मतलब ये हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी में से लिया है मैंने, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है। वैसे अभिविन्यस्त उन्मुख शिक्षा यानी कि शांति ओरिएंटेड पेडागोजी की बात है, पीस ओरिएंटेड पेडागोजी की बात है। यहाँ पर ये है कि फोकस क्या होता है, पीस ओरिएंटेड पेडागोजी, यानी कि जब आपको शांति का प्रचार करना है थ्रू शिक्षा शास्त्र। ओके, शिक्षा शास्त्र में जब आपको शांति का प्रसार करना है तो आपका केंद्र बिंदु कौन सा होगा। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की जाएं, रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ओनली, अब ये देखो यहाँ पर DSSB ने आंसर दिया हुआ है बी, ओके, कि अन्य लोगों के साथ देशद्रोह का अधिगम करना। बट आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या ऑप्शंस में गड़बड़ है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आंसर कैसे हो सकता है कि अन्य लोगों के साथ देशद्रोह का अधिगम करना। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बट आई थिंक कि यहाँ पर शायद क्वेश्चन पूछने के तरीके में थोड़ी गड़बड़ हुई है, या तो ये होगा कि कौन सा फोकस नहीं होना चाहिए पीस ओरिएंटेड पेडागोजी का, या फिर मतलब यहाँ पर ये है मेमोराइजेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे ऑब्वियसली, कंसेप्ट याद करना है, मेमोराइजेशन करना। पर्सनल गोल्स का मतलब होता है जब आप व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पीस ओरिएंटेड की बात है तो यहाँ पर ग्रुप गोल्स भी हो सकते हैं यहाँ पर बेसिकली,
लेकिन ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा अटपटा है कि अन्य लोगों के साथ मिलकर देशद्रोह का अधिगम करना। सो दिस क्वेश्चन इज, आई डोंट नो, ये थोड़ा गलत क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो इसको मेरी तरफ से तो मान लीजिए कैंसिल ये क्वेश्चन। आप लोगों को कुछ समझ में आता तो देख लेना। मतलब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए भी यहाँ पर लिया कि क्योंकि DSSB गलत आंसर्स भी दे दिए, हम सबको पता है। ओके, सो आप भी चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, इन विच टीचिंग अप्रोच द टेक्स्ट बुक इन द सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बेसिकली यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि जहाँ पर कौन सी टीचिंग अप्रोच है जिसमें टेक्स्ट बुक इन सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की जो टेक्स्ट बुक होती है, मान ली साइंस की टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, हिंदी की है, किसी की भी है, वही स्टोर हाउस होती है सारे कंसेप्ट्स की, उसमें सभी एग्जाम्पल दिए होते हैं, उसमें एक्सरसाइज होती है जो बेसिकली आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करानी होती है। तो ये कौन से टीचिंग अप्रोच की बात हो रही है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी कि योग्यता आधारित, या फिर दक्षता भी कह सकते हैं, दक्षता आधारित दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण, सब्जेक्ट सेंटर्ड या फिर लर्नर सेंटर्ड। तो क्लियर कट आंसर है इसका सब्जेक्ट सेंटर्ड, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट को सबसे टॉप पर रखा जाता है। सब्जेक्ट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस है। सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और माना जाता है कि टेक्स्ट बुक से ही करना है सब कुछ, एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में दिए वही करना है, मतलब टेक्स्ट बुक में ही सारी नॉलेज दी हुई है, उसी नॉलेज को हम इम्पार्ट करना है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच की बात यहाँ पर हो रही है। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है जब आप कॉम्पिटेंसीज पर फोकस कर रहे हैं। मान लीजिए आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, आपका फोकस यहाँ पर बुक ना होकर आपको जो लिटरेसी स्किल्स हैं, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, इन सब पर फोकस है आपका, ये कॉम्पिटेंसीज होती है। रीडिंग, राइटिंग, हैंड राइटिंग, ओके, स्पेलिंग, ये सब कॉम्पिटेंसीज हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेसिकली ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक पर फोकस नहीं करेगी, कंस्ट्रक्टिव तो बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग पर अप्रोच पर चलता है। लर्नर सेंटर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं हम सब्जेक्ट को, मतलब सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक को मान्यता देंगे ज्यादा, क्योंकि वो एक हेल्पिंग हैंड होता है हमारे लिए। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग। दिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, है ना, ये थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे प्ले वे मेथड के प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा है, हर जगह हर किताब में आपको ये प्रिंसिपल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें थोड़ा प्ले वे मेथड को समझते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, पहला है प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। अनफोल्डिंग इनेट पोटेंशियलिटीज, मतलब कि जन्मजात जो हमारी क्षमताएं होती हैं उसको एक तरह से प्रकट करने का सिद्धांत भी होता है इसके अंदर। नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, मतलब प्राकृतिक प्रवृत्ति का सिद्धांत होता है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सिद्धांत होता है। तो प्ले वे मेथड जो है, फ्रोबेल का नाम आपने सबने सुना होगा। तो बेसिकली जो प्ले वे मेथड है वो एक एक्टिव लर्नर के बारे में बात करता है और वो फ्रीडम देने की बात करता है बच्चों को, वो एक फियरलेस एनवायरनमेंट पे पढ़ाने की बात करता है। तो हम रिलेट कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को। देखो, डिजायर्स मतलब बच्चों की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है ना, हम खेलें कूदे, फ्रीडम मतलब फ्रीडम, प्लेजर चाहिए उन सबको, तो वो भी यहाँ पर फुलफिल होता है। अब इनेट मतलब एक जन्मजात कुछ ना कुछ बच्चे में वो होती है कि उनकी इतनी ज्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर, उनको एक्सप्लोर करना होता है चीजों को, और प्ले वे में वो उनको मौका मिल जाता है। नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भी होते हैं बच्चों के, आपको पता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये है कि प्ले वे मेथड में भी आपको सभी को पता है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबल होना भी सीख जाते हैं। जब हम प्ले करते हैं तो प्ले में भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको हम मानते हैं, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहां पर डेवलप हो जाती है। तो ये सारे ही प्रिंसिपल होंगे, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि सारे जो है थोड़े से पॉजिटिव है। यहाँ पे डिजायर्स, इच्छा का मतलब ये नहीं है कि लालच होगा, यहाँ पर हम बच्चों की बात करेंगे प्ले वे में, तो देखो बच्चों की कुछ इच्छाएं होती है जहाँ पे पूरी हो सकती है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पर हो सकता है, प्लेजर भी हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स कैन बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट फॉर मेमोरी ऑफ इन्फॉर्मेशन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। जब बेसिकली आप ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, मान लीजिए आप किसी फार्म हाउस पे गए और आप वहां पे आपने, मतलब जो किसी का फार्म था, मान लो कपास की खेती होती है उस फार्म पे, आप बच्चों को लेके गए, बच्चों को ऑब्जर्वेशन करना है, तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो बच्चे कर सकते हैं कि जो भी ऑब्जर्व करे वो बेसिकली उनको मेमोराइज कर लें, है ना, उनको फैक्ट या इंफॉर्मेशन जो है वो याद रहे। तो उसके लिए कौन सी चीजें की जा सकती है? फर्स्ट है कि प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस बाय मेकिंग ए सीरीज ऑफ एक्शन। माइंडफुलनेस एक्टिविटी जो है हैप्पीनेस क्लासेस, अगर माइंडफुलनेस बेसिकली आपको मन की क्रिया है ना, जिसमें ध्यान लगाना होता है बेसिकली, वो वाली चीजें। उसके अलावा स्टोरिंग ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट्स इन द माइंड एज विजुअल, या फिर आपने जो भी देखा सामने, आपने जो भी देखा उनको विजुअल के रूप में आपने स्टोर कर लिया। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों ही यहाँ पर करेक्ट होंगी। नेक्स्ट है, सपोज वी वांट टू नो द नंबर ऑफ पर्सन इन डिफरेंट इनकम ग्रुप्स इन ए पर्टिकुलर विलेज। हमें ये देखना है कि भाई इतने हजार कमाने वाले कितने हैं, इतने हजार कमाने वाले कितने हैं। फॉर दिस डेटा विल बी अवेलेबल विद द म्युनिसिपैलिटी, या पंचायत ऑफिस में हमें डेटा मिलेगा। ओके, डेटा कलेक्शन वो लोग करते हैं।
तो ये कौन सा कलेक्शन करोगे आप, मतलब आप इस डेटा कलेक्शन को करोगे, मतलब आप कलेक्ट करोगे इस डेटा को, तो किस चीज का सोर्स होगा, बेसिकली किस चीज का सोर्स बोलेंगे, प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स। ओके, अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ये आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा, साथ ही साथ ये हम 6th 7th 8th में भी पढ़ लेते हैं ना, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो देखो जब आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करके जब कुछ फैक्ट्स या डेटा कलेक्ट करते हो तो प्राइमरी सोर्स के अंदर आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर हम जो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले कोई कर चुका है, प्राइमरी लेवल पे वो चीज कलेक्ट हो चुकी है, तो हम यहाँ पर सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे, क्योंकि हम वहां से जाकर लेकर आएंगे जिन्होंने प्राइमरी सोर्स को इकट्ठा किया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेकेंड सोर्स आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट लैंग्वेज इज लिंक्ड टू अ पर्सन्स आइडेंटिटी। निम्नलिखित में से क्या यह दर्शाता है कि भाषा किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी हुई होती है। किसी व्यक्ति की भाषा यह दर्शाती है कि वह किस वर्ग के लोगों के साथ रहता है। ओके, ऑब्वियसली अगर आप किसी साउथ इंडियन से मिलते हैं, उसकी लैंग्वेज से आप समझ जाते हैं कि भाई ये तो साउथ से है ना, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है। फिर अगर आप मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट वालों से मिले तो आपने उनकी लैंग्वेज को अलग से समझ लिया, तो हमें पता चल जाता है कि वो बेसिकली किस वर्ग के लोगों से संबंधित है। उसके बाद वर्ग पदानुक्रम को बनाए रखने में भाषा एक निर्णायक कारक है, कि लैंग्वेज एक डिसाइडिंग फैक्टर है क्लास हायरार्की बनाने में, है ना। कहते हैं ना कि ये हाई लेवल लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेज। एक तरह से अगर आप कहेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग जितने भी लोग होते हैं, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारे मन में एकदम से हो जाता है यार ये तो बड़े हाई फाई लोग हैं, अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब है क्लास हायरार्की मेंटेन करती है कोई भी लैंग्वेज, जो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट, ए पर्सन स्पीकिंग ए डिफरेंट लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेड एज ए फेलो ह्यूमन बीइंग। एक अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति को एक साथी इंसान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। सर ये तो खैर रबिश है कि आप मतलब उसको ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझेंगे क्योंकि वो अलग लैंग्वेज बोल रहा है, ये गलत है। लेकिन हाँ, लैंग्वेज यहाँ पर रोल निभाती है कि लैंग्वेज जो है उसकी क्लास को बताती है कि किन किन लोगों के साथ है। यहाँ पर डिग्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, ये हम समझ जाते हैं। दूसरा, ये डिसाइडिंग फैक्टर बनती है क्लास हायरार्की में ना, लैंग्वेज मेंटेन रखती है। आपको पता है कि लैंग्वेज को लेकर लोग कितने कट्टर हो जाते हैं, आप सभी को पता है। तो क्लास हायरार्की मेंटेन करने में, इंसान की क्लास आइडेंटिफाई करने में बहुत इंपैक्ट होता है इसका। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हार्मोनाइजिंग लर्निंग स्टाइल ऑफ कोल्ब्स मॉडल आर करेक्ट। ठीक है, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई थिंक। कोल्ब की थ्योरी से क्वेश्चन आया है। कोल्ब की थ्योरी में हमने सबकी उनके एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल के बारे में पढ़ा है। बेसिकली कोल्ब की थ्योरी जो थी वो पियाजे के ऊपर बेस्ड थी, जो पियाजे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, ये भी कोल्ब मानते हैं। और उन्होंने दो तरह की चीज़ों की बात करी। पहले तो उन्होंने अपना 4 स्टेज मॉडल समझाया, साथ ही साथ उन्होंने फिर लर्निंग स्टाइल्स की बात करती है कि डिफरेंट पीपल के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं और वो उनके प्रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं। ओके, सो ये है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट कोल्ब्स लर्निंग मॉडल। फर्स्ट है कि इट डिपेंड्स ऑन इंट्यूशन रेदर देन लॉजिक, ये तर्क की अपेक्षा अंतर्ज्ञान पर निर्भर करती है। लर्नर्स यूज द एनालिसिस ऑफ अदर्स एंड प्रेफर टू अडॉप्ट प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस। यहाँ पे वे एनालिसिस करते हैं दूसरों चीज़ों के, या फिर मतलब विश्लेषण करते हैं, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनाते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं। लर्नर प्रेफर टू वर्क इन ग्रुप्स टू कंप्लीट टास्क, यहाँ पर लर्नर जो है ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं कंप्लीट करने के लिए टास्क को। देखो जो कोल्ब थे उन्होंने कहा था कि जीन पियाजे ने जो कहा था ना कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए, तो ये कोल्ब ने भी माना था। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रुप वर्क की बात होगी, तो हम थर्ड ऑप्शन को बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट मानेंगे, क्योंकि ग्रुप वर्क की उन्होंने बात की है। उसके बाद लर्नर यूज एनालिसिस ऑफ अदर्स एंड बेसिकली हम प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटेशन अप्रोच, ये भी बात करते हैं कोल्ब। इनकी जो पूरी थ्योरी है ना वो एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। अगर हम कोल्ब के मॉडल की बात करें तो इसकी एक क्लास लूंगी मैं, रिवीजन क्लास, क्योंकि कोल्ब की थ्योरी से हर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इनकी पूरी थ्योरी ने एक बेसिकली लर्निंग स्टाइल्स जो है उन्होंने अलाउ किया है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस जो होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है बेसिकली नॉलेज में, यानी कि बच्चे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं और वो थोड़ा सा, इनकी जो थ्योरी है वो यहाँ पर सिर्फ लॉजिक की बात नहीं करेंगे हम, इसलिए यहाँ पर इंट्यूशन की बात करेंगे। डीएसएसबी ने भी आंसर इसका 3 दिया है, करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि इंट्यूशन मतलब आपका अंतर्ज्ञान क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। जब एक बच्चा कुछ एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, तो उसके बाद कुछ इंट्यूशंस क्रिएट होती हैं उसके माइंड में कि हाँ भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, रेदर देन फैक्ट्स पर जाने के बजाय वो सीधे वो पहले अपनी इंट्यूशन पर बात करेगा, ये है। ठीक है, उसके बाद वो उसको टेस्ट करेगा लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, ये कोल्ब जो है वो बोलते थे, क्योंकि वो इंटरेक्ट करता है ना। पहले आप बेसिकली कोई कंक्रीट मतलब प्रत्यक्ष रूप से कोई एक्सपीरियंस करेंगे आप, उसके बाद आप रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ये एक्सपीरियंस था, इसमें मेरी ये कहना है, ये मेरा सोचना है। तो बेसिकली इंट्यूशन के बेस्ड पर भी इनकी नॉलेज है, क्योंकि
क्योंकि अगर आपने नॉलेज के प्रिंसिपल पढ़े होंगे तो उसमें एक प्रिंसिपल होता है इंट्यूशन का भी, इंट्यूटिव नॉलेज, मतलब कि आपका अंतर्ज्ञान क्या कहता है, फिर आप उसको टेस्ट करते हो, उस पर रिफ्लेक्ट करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट होगी। ओके, सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मल्टीलिंग्वालिज्म। अगेन मल्टीलिंग्वालिज्म पर हर पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक या दो क्वेश्चंस हर पेपर में आए हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि अगली बार भी आ सकता है, बट लैंग्वेज डेवलपमेंट का या फिर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीलिंग्वालिज्म। पहली 2-4 चीज इसके बारे में बिल्कुल जान लो कि मल्टीलिंग्वालिज्म जो है, एनसीएफ जो कहता है कि वो एक रिसोर्स है, मीन्स वो टीचर के किसी भी काम में बाधा नहीं डालेगा, वो बच्चों की लर्निंग में बाधा नहीं डालेगा। अगर बच्चे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बल्कि इनका ये मानना था कि मल्टीलिंग्वालिज्म जो है वो एक रिसोर्स का काम करता है। बच्चे एक दूसरे की लैंग्वेज के थ्रू बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। तो मल्टीलिंग्वालिज्म कैन हिंडर पर्सनल डेवलपमेंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। फिर है मल्टीलिंग्वालिज्म कैन बी सीन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ कल्चरल रिचनेस, कि हाँ भाई क्योंकि सांस्कृतिक समृद्धि है, अगर आपकी क्लास में जो है बहुत सारे बच्चे डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि योर क्लास इज कल्चरली रिच, ये हम कह सकते हैं। मल्टीलिंग्वालिज्म मेक्स ए पर्सन मोर टॉलरेंट, मतलब कि ये ज्यादा सहिष्णु बनाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ डील करते हैं, हम उनकी बातों को समझते हैं, हम उनको सुनना भी सीखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये आपको टॉलरेंट बनाता है। आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये देखो ये तो ये वाली लैंग्वेज बोल रहा है, इस लैंग्वेज वाले बच्चे अच्छे नहीं होते, कि ये वाले सोच आपके मिट जाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि यस एवरी पीपल ईच पीपल हैज अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड वी कैन एक्सेप्ट दैट, है ना, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड वी शुड बी। उसके बाद द प्रीवेलेंस ऑफ मल्टीलिंग्वालिज्म इन इंडिया हैज हिंडर्ड इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि बहुभाषावाद से भारत के विकास को रोक दिया, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होंगे, तो ए इसका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड है। हालांकि डीएसएसबी ने इसमें ऑप्शंस में सेकंड एंड सेकंड लिखा हुआ था, है ना, मतलब उनके ऑप्शंस में 2 ऑप्शन ऐसे थे कि सिर्फ सेकंड और सेकंड लिखा हुआ था और एक जगह और कुछ गड़बड़ थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। ओके, फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पे गलत होंगे। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ today's video. I hope you like it and wait for the revision classes also. Thank you for watching. Gyana IQ.